चलिएगा तो देखते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास, मतलब कि कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट क्या कहता है ना। आपने पहले क्या पढ़ लिया, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ लिया जो हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वाइगोट्स्की जो हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। और आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, है ना, कोलबर्ग का नैतिक विकास। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, मोरल रीजनिंग। फर्स्ट हमारा क्या है, मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग में क्या होता है हमारा, एक हमारा, ठीक है, ये होता है, देखो एक हमारा राइट साइड होती है, किसी भी उसके दो पहलू होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका, है ना। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं उसके उसके प्रति, है ना। तो जब अपने अपने विचार होते हैं तो कुछ के लिए वो सही होता है, कुछ के लिए वो गलत होता है। जैसे कि किसी की मौत को, मतलब कि कोई मरने वाला है ना, तो उसकी जान बचाने के लिए कुछ गलत स्टेप लेना, है ना, चोरी करना, तो वो कुछ के लिए तो सही होगा, कुछ के लिए वो गलत होगा, है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग पर, है ना, मतलब कि आप तर्क करके क्या सोचते हैं, क्या ये सही है या ये गलत है ना। तो ये जो सोचना है ना, ये जो रीजनिंग है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सबके थॉट पे वेरी करती है कि उसके लिए वो चीज सही है या गलत है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा मोरालिटी, क्या मोरालिटी और मोरल रीजनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, मोरालिटी और मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मोरल डिलेमा। क्या आता है, मोरल डिलेमा, मोरल डिलेमा। तो इसमें एक फेमस वो है जिसका नाम है हेंज डिलेमा, है ना। हेंज डिलेमा की स्टोरी है एक, उसमें क्या क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। हेंज डिलेमा की स्टोरी थी, इसमें क्या था, उसकी वाइफ होती है जो कि बहुत बीमार होती है ना, उसकी तबीयत खराब होती है और वो सिर्फ एक मेडिसिन से बच सकती है जो कि पूरी उसमें सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है, उसी ने उसको बनाया है। और उसकी पर कॉस्ट, सपोज उसने बनाया उसको 100 रुपए में, उसकी जो कॉस्टिंग आई है 100 रुपए की है, लेकिन वो उसी को कितने की बेच रहा है, 1000 रुपए की, है ना। मतलब कि उससे कहीं ज्यादा गुना रेट पर, लेकिन वो तो उसने बनाई है ना, वो कह रहा भाई मैंने बनाई है, मेरी मर्जी, में कितने की भी बेचूं, है ना। तो अब क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो आसपास से अपने दोस्तों वगैरह से उधार मांगता है ना, वो फैमिली वगैरह रिश्तेदारों से मांग लेता है, तो उसके पास करीब 500-600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो मना कर देता है कि मैं तो नहीं दूंगा इतने में, 1000 रुपए लेके आ तब मैं दूंगा। तो अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी वाइफ को मरता हुआ छोड़ दे, या फिर चोरी करके दवाई ले आए, है ना। तो इसके लिए एक सर्वे किया, किसने, कोलबर्ग ने। तो इन्होंने सर्वे किया, अलग अलग एज के ग्रुप के बच्चे लिए, अलग अलग एज के बच्चे लिए, तो उनसे पूछा, है ना। तो सबके अलग अलग विचार, सबने अपने अलग अलग विचार प्रकट करे, है ना। कोई कहता है कि उसको मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लॉ और ऑर्डर के खिलाफ है ना, रूल्स के खिलाफ है, तो उसको मरते हुए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और सेकंड, दूसरे ने कहा कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए और जेल चले जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी जो सजा है वो उसे कबूल करनी चाहिए चोरी करने के बाद, है ना, वाइफ को भी बचा ले और फिर उसकी चोरी की सजा कबूल करे। ठीक है, और तीसरे ने क्या कहा कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए और जेल भी नहीं जाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये अनफेयर है, मतलब कि ये गलत है। ये तो हम उसकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं ना, मतलब कि किसी अच्छे काम के लिए हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना, तो उसे वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग विचार आए। तो यहाँ पर हेंज डिलेमा में क्या हुआ, उसने चोरी कर ली। ठीक है, उसने चोरी करी, फिर अपनी वाइफ को बचा लिया। ठीक है, तो मतलब इसमें यह था कि तीन तीन अलग अलग ग्रुप के बच्चों को लिया, उनके थॉट्स पूछे, तो उनके अलग अलग आंसर आए, अलग अलग थॉट प्रोसेस था, है ना। तो उसके बाद हमारा थर्ड क्या आता है, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चलिएगा वो पढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में क्या है, हमारे 3 लेवल हैं जिसकी 6 स्टेज हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो इनके 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा क्या है, लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज है ना, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, लेवल है ना, तो ये तो हो गया प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम। 3 लेवल है और 6 स्टेज है। तो इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो हमारी है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, यहां पर पनिशमेंट से बचने के लिए कुछ काम करता है, मतलब कुछ भी काम करता है तो वो क्या किससे बचने के लिए करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए, मतलब कि उसे पनिश ना करा जाए। ठीक है, जैसे कि हेलमेट लगाता है ड्राइव करते हुए, है ना, हेलमेट लगाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तब आप ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो उसमें क्या है, लाइसेंस होता है जब आपके पास, तो क्या करते हैं, हेलमेट लगा के वो बाइक चलाता है, क्यों, चलान से बचने के लिए, है ना, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट के तौर पे क्या होता है, चलान करते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, पनिशमेंट मिलेगी, चलान से बचने के लिए वो हेलमेट लगाता है। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि सेफ्टी से बचने के लिए, वो उसका मेन पर्पज होता है कि चलान ना हो, मतलब कि पनिशमेंट ना मिले मुझे कोई। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज हमारी क्या आती है, स्टेज 2। सेकंड स्टेज हमारी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें पनिशमेंट में क्या था, ऊपर वाले में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में बच्चा होमवर्क भी करके लाता है, किस वजह से, ताकि उसे अगले दिन पनिश ना करे टीचर, है ना। तो वो सारी एक्टिविटी जो भी पनिशमेंट से बचने के लिए की गई है, वो सब हमारी स्टेज 1 में आ जाएगी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, ये हमारी वो स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं टिट फॉर टैट। इसको हम क्या बोल देते हैं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सपोज करो इस एज में क्या होता है, कुछ बच्चे हैं, अगर 2 दोस्त हैं या कोई भी दो इंसान है,
अगर उसने उसको थप्पड़ मारा है तो वो भी उसको थप्पड़ मारेगा, तभी हिसाब बराबर होगा, है ना। उनके अकॉर्डिंग यही है, जो टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो वो भी थप्पड़ मारेगा, है ना। तभी तभी उसको सुकून मिलता है, तभी उसको लगता है कि अब सही है, ठीक है। उसके अलावा अगर उसने, एक बच्चे ने किसी को कल पेन दिया था, किसी बच्चे को पेन दिया कि उसके पास पेन नहीं था, तो उसने उसको पेन दिया, उसकी हेल्प करी, तो वो चाहता है कि अगले दिन वो भी पेन दे, तब हिसाब बराबर होगा, है ना। जैसे कि लंच शेयर किया, तो अगले दिन वो उससे भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो लंच शेयर करे, तब हमारा हिसाब बराबर होगा। मतलब कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है, जैसे को तैसा, है ना। गिव एंड टेक बोल सकते हैं। कुछ हमने दिया फिर हमने लिया, वही चीज, है ना। मतलब किसी चीज के बदले कुछ लेना, है ना। जैसे कि हमने पेन दे दिया, उसको, सामने वाले को पेन की जरूरत थी, आपको टॉफी खानी थी, है ना। तो आपने पेन दे दिया उसको, उसने बदले में आपको टॉफी दे दी, है ना। तो ये होता है गिव एंड टेक। उसके अलावा हम बोल सकते हैं, बच्चे ने स्क्रैच कर दिया, ठीक है, बैग पे स्क्रैच कर दिया। तुमने मेरे बैग पे स्क्रैच किया तो मैं भी तेरे बैग पे स्क्रैच करूंगा। तूने मेरा बैग गंदा किया तो मैं भी तेरा बैग गंदा करूंगा, है ना। तूने मेरा बैग ऊपर से नीचे फेंक दिया तो मैं भी तेरा बैग ऊपर से नीचे फेंकूंगा। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इसी में आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड स्टेज, लेवल सेकंड, लेवल टू। लेवल टू हमारी क्या है, कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल। तो जब कन्वेंशनल लेवल की हम बात करते हैं तो हमारी स्टेज थर्ड आती है। और स्टेज थर्ड हमारी क्या है, स्टेज थर्ड हमारी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब ये सर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है क्या, इसमें होता है इसको हम बोलते हैं गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें क्या, बच्चा अपनी फैमिली में इज्जत बनाता है, अपनी सोसाइटी में इज्जत बनाने के लिए मेहनत करता है, ताकि उसके अच्छे मार्क्स आए, है ना, और सोसाइटी में उसकी तारीफ हो। तो मतलब कि अच्छे रिजल्ट के लिए वो गुड बॉय गुड गर्ल बनते हैं, है ना, ताकि उसकी उनकी तारीफ हो समाज में, है ना। तो ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अच्छे रिजल्ट, अच्छे मार्क्स के लिए वो पढ़ रहा है, ताकि फैमिली में उसकी तारीफ होए, उसके सराउंडिंग्स में, उसकी सोसाइटी में उसकी तारीफ होए। वो होता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद हमारी स्टेज 4 आती है। तो स्टेज 4 हमारी क्या कहती है, स्टेज 4 है हमारी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, रूल्स आर रूल्स, मतलब कि इसमें जो रूल्स बनाए हुए हैं, सरकार ने जो रूल्स बनाए हुए हैं, हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, है ना, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल हैं, बहुत सारी चीजें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, संविधान लिखा गया। तो लॉज एंड ऑर्डर जो है, हमें उसके दायरे में रहकर ही सारा काम करना चाहिए। हमें हमेशा लॉज एंड ऑर्डर जो हमारे बनाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें हमेशा उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। वो कहता है स्टेज 4 में, ठीक है। मतलब कि रूल्स आर रूल्स, ठीक है, रूल्स आर रूल्स। जो रूल्स बने हुए हैं वो रूल्स को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। रूल्स आर फिक्स्ड, रूल्स क्या है, फिक्स है, उन्हें चेंज नहीं करा जा सकता, ठीक है। रूल्स आर सुप्रीम, रूल्स क्या है, सुप्रीम है। तो आपको चार स्टेज पता चली। सबसे पहले पनिशमेंट से बचने के लिए हेलमेट लगा रहा है ना, टीचर पनिश ना करे इसलिए होमवर्क करके आ रहा है, ये आ गया। सेकंड स्टेज, मतलब कि कुछ मुझे मिलेगा तब मैं तुझे कुछ दूंगा, अगर मैंने तुझे कुछ दिया है तो मैं तुझसे भी लूंगा, ठीक है, टिट फॉर टैट, है ना, गिव एंड टेक।
उसके बाद हमारी थर्ड आ जाएगी गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी फैमिली में तारीफ होए, उसकी सोसाइटी में तारीफ होए, उसके लिए बच्चा कुछ काम करता है। ठीक है, स्टेज 4 में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉज एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करता है ना, रूल्स आर फिक्स्ड, तो वो सारी चीजें फॉलो करता है। इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम अपनी लास्ट लेवल मतलब कि लेवल 3 पर चलते हैं, जो कि हमारी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उसमें भी हमारी 2 स्टेज हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। तो अब उसे जानते हैं। लेवल 3, तो ये क्या है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब इसमें स्टेज 5, इसमें आएगी स्टेज 5। तो स्टेज 5 क्या है हमारी, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो ये है क्या, है ना, इसमें क्या होता है कि आपके कुछ इंडिविजुअल राइट्स हैं जो संविधान लिखा गया है। जरूरी नहीं कि कुछ भी अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपके संविधान में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज एंड ऑर्डर वो नहीं फॉलो करते, आपको लगता है इसमें थोड़ा कुछ चेंज आना चाहिए, है ना, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका इंडिविजुअल राइट्स है ना, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं, ये चीज गलत है, इसको संविधान में बदला जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक इंडिविजुअल राइट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेज 6, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है, ये क्या है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब कि उसमें क्या करते थे हम, हमें कुछ गलत लगता है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। यहां पर क्या है, हमारे बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी हो गए, मतलब बड़े बड़े ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने खुद के सिद्धांत बनाए, खुद के रूल्स बनाए, है ना, उनके अपने सिद्धांत थे, वो अपने सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करते, उनके खिलाफ उन्हें मतलब नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है, उनके सिद्धांत के खिलाफ है, तो वो उस सिद्धांत पर मर मिटेंगे, लेकिन उसको आंच नहीं आने देंगे, चाहे उनकी जिंदगी चली जाए। ठीक है, उनके कुछ सिद्धांत हैं वो उनसे अलग नहीं होते। ठीक है, अपने मतलब कि अपने सिद्धांत पर मर मिटेंगे। ये हमारा 6th में था। तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ। अब इस थ्योरी का क्या हुआ, डेवलपमेंट, कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। अब क्रिटिसिज्म में क्या हुआ, फर्स्ट हमारा क्या है, ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कल्चर्स। मतलब कि सारी संस्कृति में ये एप्लीकेबल नहीं है ये सिद्धांत, मतलब कि ये थ्योरी। ठीक है, यहां पर 18 साल में विवाह करते हैं। फॉरेन में अगर हम बाहर देश की बात करते हैं, दूसरे देश की, तो वहां पर क्या है, जल्दी जल्दी वो माता पिता से अलग हो जाते हैं, शादी हो जाती है ना, मतलब वैसे अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन वहां पर ये सही है। तो ये सारे कल्चर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये थ्योरी। उसके अलावा सेकंड हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमारी, मतलब कि उनसे बच्चों से पूछा, मतलब हमने लोगों से पूछा, लोगों से क्या पूछा कि ये है, अगर कोई डूब रहा है, तुम्हारे माँ बाप डूब रहे हैं और उधर तुम्हारी वाइफ डूब रही है, तो आप क्या बोलते हैं,
मतलब उस वक्त तो उसने बोला कि मैं तो अपने माँ बाप को बचाऊंगा, लेकिन जब एग्जैक्ट में रियलिटी में वो सिचुएशन आई तो उसने अपने माँ बाप को ना बचा करके उसने किसको बचा लिया, अपनी वाइफ को। तो मतलब कि इमेजिन कुछ और करते हैं, एट अ टाइम कुछ और होते हैं, जब रियलिटी में वो कंडीशन आती है, वो सिचुएशन आती है, तो दूसरे स्टेप लेते हैं वो। ठीक है। उसके अलावा थर्ड थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, ये क्या है, बायस्ड सैंपल्स। बायस्ड सैंपल्स मतलब कि इसमें मेल से ज्यादा पूछा गया है, उनके दृष्टिकोण से हर चीज को देखा गया है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करते तो शायद हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता, क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल होती है एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन। ठीक है। तो ये एक तरह से जेंडर बायस्ड सैंपल है। ठीक है। इसमें मेल को ही प्रीफरेंस दी है, फीमेल को नहीं दी। तो अपने आप पूरी इस थ्योरी से मतलब कि पूरे मॉरल डेवलपमेंट से क्या सीखा, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया। स्टेज 1 में आपने क्या सीखा, प्री कन्वेंशनल लेवल में स्टेज 1 में आपने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकल कर आया। क्या कर रहा था वो, पनिशमेंट से बचने के लिए क्या कर रहा था, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा था, हेलमेट लगा रहा था ताकि उसे उसका चलान ना हो, होमवर्क करके आ रहा था ताकि उसे कल टीचर पनिश ना करे। तो मतलब कि निष्कर्ष क्या निकल कर आया, अवॉइडिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए वो कार्य कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेज 2। स्टेज 2 में हमने क्या, उसने क्या किया, रिवार्ड पाने के लिए, है ना, रिवार्ड पाने के लिए मतलब कि वो कुछ देगा तो उसके बदले में भी उसे कुछ मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, है ना। अगर उसने कुछ दिया है तो उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा। अगर मैंने कल उसकी हेल्प करी थी वो, तो आज वो मुझे ही करेगा, है ना। रिवार्ड पाने के लिए, है ना, क्या है, एमिंग एट अ रिवार्ड। तो उसका एम क्या है यहां पर, रिवार्ड पाना। ठीक है। अब आती है स्टेज 3। स्टेज 3 क्या कहती है, स्टेज 3 हमारी क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन मतलब कि वो समाज में, सोसाइटी में अच्छा बन रहा है, अच्छा रिजल्ट इसलिए पाना चाहता है ताकि समाज में उसकी इज्जत बने, लोग वाहवाही करें, है ना, लोग उसकी तारीफ करें, उसकी फैमिली में उसकी इज्जत हो। तो ये इस चीज के लिए वो अपना क्या कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है। उसके बाद हमारी क्या आती है, स्टेज 4। इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर का। तो स्टेज 4 का क्या निष्कर्ष निकल कर आया हमारा, स्टेज 4 में क्या था कि वो अपने रूल्स एंड लॉज को फॉलो करेगा, है ना। तो इसमें क्या है, लॉयल्टी, लॉयल्टी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ और ऑर्डर के प्रति लॉयल है ना। फॉर या फिर हम टू लगा सकते हैं यहाँ पर, प्रेपोजिशन टू का यूज कर सकते हैं, है ना, मतलब कि लॉज और ऑर्डर के प्रति लॉयल है। स्टेज 5 का निष्कर्ष क्या निकल कर आया, स्टेज 5 का निष्कर्ष क्या निकल के आया, मतलब कि उसमें प्रोटेस्ट कर सकता है जो उसे गलत लगता है। तो उसका निष्कर्ष निकल के आया कि जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून के दायरे में रहकर ही वो जस्टिस पाए, है ना, उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले। ठीक है। लास्ट हमारी क्या थी, सिद्धांत पर मर मिटेंगे महापुरुष, जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनका सिद्धांत रहा है जिन पे वो मर मिटेंगे। तो उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल
ऑफ एथिक्स, मतलब कि सिद्धांत पर मर मिटेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, मोरल रीजनिंग, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ा, मोरल रीजनिंग। इसमें आपके पास दो कंडीशन थी, है ना। एक तरफ आपको माँ बाप को बचाना है, दूसरी तरफ आपको अपनी बीवी को बचाना है, तो आप किसको बचाएंगे, दोनों में से एक ही को बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया, सेकंड पॉइंट हमारा था मोरल डिलेमा। उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, अब वो चोरी करके उससे बचाए, मतलब लॉस के एंड ऑर्डर के खिलाफ जाए या फिर अपनी बीवी को मरने दे। ठीक है, उसने क्या किया, चोरी करी, उसको बचाया, है ना। उसके बाद थर्ड हमारी स्टेजेस थी, ये हमारी 6 स्टेज जो हमने डिस्कस करी। पहली हमारी क्या 3 लेवल थे हमारे, पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हर लेवल में 2 स्टेज थी। फर्स्ट हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जिसमें वो पनिशमेंट से बचने के लिए कुछ कार्य करता है। सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड हमारी गिव एंड टेक होगी, टिट फॉर टैट हो गई, है ना। मैं कुछ लूंगा तो कुछ बदले में कुछ मुझे भी मिलना चाहिए, कुछ दूंगा तो। ठीक है, और थर्ड हमारी क्या हो गई, थर्ड स्टेज हमारी हो गई गुड बॉय एंड गुड गर्ल की, है ना। मतलब कि अच्छा बन के दिखा रहा है ताकि उसकी सोसाइटी में उसकी तारीफ होए, है ना। तो उसके बाद फोर्थ हमारी क्या हुई, लॉज एंड ऑर्डर के लिए लॉयल है, लॉज एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, जो भी संविधान बनाए गए हैं उसको फॉलो करेगा। फिफ्थ में क्या है, अगर उसको कुछ गलत लग रहा है कि ये गलत है, संविधान में चेंज होना चाहिए, तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, ये उसका इंडिविजुअल राइट्स है। उसके बाद लास्ट हमारी सिक्स्थ क्या है, कि वो अपने सिद्धांत हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं उन्होंने, उनके कुछ सिद्धांत थे, तो वो उसके खिलाफ नहीं जाते, है ना। वो अपने सिद्धांत पर मर मिटेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें लॉज एंड ऑर्डर से के विरुद्ध जाना पड़े। ठीक है, तो ये हमारी थी कोलबर्ग की नैतिक विकास, कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।